हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सम नेम रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, तो उसकी हेल्प से हम कुछ नेम रिएक्शंस यहाँ पे देखेंगे। पहली नेम रिएक्शन है फिन-क्लेस्टिन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इसमें होता क्या है, अगर हम किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, फॉर एग्जांपल एल्काइल क्लोराइड, इनकी रिएक्शन अगर मैं NaI से करवाऊं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है, तो आपको पता है कि SN2 रिएक्शन में हमारे पास में सॉल्वेंट क्या होना चाहिए था? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए था। तो यहाँ पे एसीटोन क्या है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। जब ये NaI की रिएक्शन RCl से कराएंगे तो हमारे पास में यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा Ri और NaCl आपका एज ए PPT बाहर निकल जाएगा, राइट। तो अब देखिए कि यहाँ पे मैंने NaI लिया है तो और एसीटोन लिया है, तो एसीटोन में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ NaX इन एसीटोन। X की जगह हम क्या करेंगे? हेलोजन्स को पुट करेंगे। तो अगर आपके पास में यहाँ पे NaI, NaBr, NaCl ऐसा कुछ आता है, तो NaI क्या होगा? एक कोवेलेंट सॉल्वेंट, कोवेलेंट कंपाउंड होगा, क्योंकि आपको अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल याद होना चाहिए। हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ होता है कि किस तरह से फजान्स रूल के अकॉर्डिंग कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर आता है तो वो कोवेलेंट सॉल्वेंट में किस तरह से सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, उसकी बात हम वहाँ पे डिटेल में करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो NaI सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, देन NaBr होगा, देन NaCl होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं NaI यहाँ पे एरो पे रखती हूँ, इट मीन्स ये Br को और Cl को रिप्लेस कर सकता है, राइट। अगर मैं यहाँ पे Br लिखती हूँ, मतलब NaBr लिखती हूँ, तो NaBr NaI को मतलब NaI से या Ri से कभी भी आयोडीन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन Cl को रिप्लेस कर सकता है। अगर आप यहाँ पे NaCl ले लेते हो तो ये NaCl किसी भी हैलोजन जैसे Br या आयोडीन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने कौन सा वाला एल्काइल हैलाइड लिया है, एरो पे आपने सोडियम के साथ में कौन सा हैलोजन यूज किया है एसीटोन के साथ में, तभी आप इसे एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे NaI लिया है, ठीक है, और ये किसको रिप्लेस कर रहा है? क्लोरीन को। तो देखो NaI मैंने बताया कि Br को भी रिप्लेस कर सकता है और Cl को भी। तो अगर यहाँ पे आप RBr ले लेते हो और NaI एसीटोन लेते हो, तो बट ऑब्वियस है कि ये क्या करेगा? आपको NaI जो I है वो रिप्लेस करेगा, तो Ri मिल जाएगा और आपको इधर NaBr, ठीक है, PPT की फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे Ri लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम NaCl के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन के साथ में करवाते हैं, तो Cl कभी भी आयोडीन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, और ये जो रिएक्शन होगी ये कौन सी टाइप की है? SN2 होगी। तो बट ऑब्वियसली कि यहाँ पे इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन होगा मतलब बैक साइड से अटैक होगा। इतना नोट करो, फिर मैं एक एग्जांपल के थ्रू और समझाती हूँ। इस रिएक्शन से रिलेटेड दो क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे RCl की रिएक्शन NaBr की प्रेजेंस में NaBr के साथ में एसीटोन की प्रेजेंस में करवाई गई है। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? तो यहाँ पे क्या था कि हमारे पास में NaI सबसे ज्यादा सोल्यूबल था एसीटोन में, देन NaBr, देन NaCl। तो क्या यहाँ पे Br Cl को रिप्लेस करेगा क्या? बट ऑब्वियस से करेगा। तो यहाँ पे आपके पास में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RBr प्लस NaCl। बोलो बात समझ में आई? इस वाले क्वेश्चन को देखिए। अब यहाँ पे एक्चुअल इन्वर्जन का रोल आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम समझ नहीं पा रहे थे इन्वर्जन कैसे होगा। इन्वर्जन मतलब बैक साइड से अटैक। तो अगर यहाँ पे लिविंग ग्रुप ये है, ये इस साइड से निकलेगा, तो I आपका बैक साइड से अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा? SH
आई यहाँ पे आ जाएगा, आप सॉरी आई इधर आएगा, H यहाँ पे आ जाएगा, T D एंड CS3। बोलो बात समझ में आई? तो ये आपका होगा आंसर। तो फर्स्ट रिएक्शन हमने देखी फ्लैंकेस्टन रिएक्शन। सेकेंड नंबर की रिएक्शन है हमारी स्वाट रिएक्शन। ये है फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड के लिए, मेनली किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। इसमें क्या होता है, जब भी हम किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन RCl ले सकते हैं, हम RBr ले सकते हैं, इनकी रिएक्शन जब हम सिल्वर फ्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और SbF3 या HgF2 के साथ में कराते हैं तो आपको यहाँ पे RF मिलता है। और इनमें से मैंने कोई एक लिया है ना, इधर मैं RCl को ले रही हूँ और यहाँ पे मैंने HgF को लिया। आप इनके साथ में या तो AgF की जगह क्या ले सकते हो, SbF3 भी ले सकते हो और HgF2 भी ले सकते हो। अभी मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि मैंने HgF लिया है और इधर मैंने RCl लिया है, तो यहाँ पे आपको RF बन जाएगा प्लस AgCl एज ए PPT के फॉर्म में आपको बाहर मिल जाएगा। तो ये एक मेन रिएक्शन है जहां पर एल्काइल फ्लोराइड बनाया जाता है और ये भी किसका एग्जांपल आएगा, SN2 रिएक्शन, और यहाँ पे स्वाट रिएक्शन के नाम से इसे जाना जाता है। ओके, तो SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन हमने इंडिविजुअल पढ़ी। अब हम बात करेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर भी एग्जांपल है आपका SN1 SN2 का ही। अब यहाँ पे पहले मैं इसको समझा देती हूँ, उसके बाद में बताऊंगी कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर वाया SN1 होगा या SN2 होगा या फिर दोनों की तरह ही होगा, है ना। तो बात करते हैं एग्जांपल के थ्रू। सपोज हमारे पास में आता है R1OR2। देखो भाई ईथर ऐसे दिखाई देता है। जब हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ में करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, है ना, H+ यहाँ पे क्या है, एसिड है, तो आपको यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे, R1OH प्लस R2OH। तो बोले आपने अलग अलग क्यों लिखा, दोनों जगह अल्कोहल ही तो बना है ना, R1OH प्लस R2OH। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि R1 क्या था और R2 क्या था। ये नेचर ऑफ एल्काइल के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनने वाला है। पहले मैं इसकी मैकेनिज्म समझाती हूँ। होगा क्या कि जब हमारे पास में R1OR2 आएगा तो चूंकि OR के बीच का जो बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक नहीं हो सकता, मतलब ये पुअर लिविंग ग्रुप है और ये छोड़ के नहीं जाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे हम पुअर लिविंग ग्रुप को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में चेंज कर सकें। तो सबसे पहले मैकेनिज्म में H+ का अटैक ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, R1O, O के ऊपर प्लस चार्ज, यहाँ पे एक H आया, यहाँ पे एक R2 आया। O पे प्लस चार्ज जैसे ही आया, अब क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया तो ये न्यूट्रल होके अलग होना चाहेगा अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह, तो ये एक लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या बना, R1 प्लस प्लस R2OH, इतना निकल गया। अब ये जो R1 प्लस बना था इस पे वाटर अटैक करेगा तो आपको मिलेगा R1 प्लस पे, इस पे अटैक हुआ तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पूरा का पूरा इस पे अटैक कर जाता है तो OH H+ मिल जाता है। लास्ट में ये एक H अलग हो जाता है और आपको मिल जाता है R1OH। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, देखो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। फिर हम इसे एग्जांपल के लिए कि आपने ये कहा कि कैसे डिसाइड हुआ ये कि ये R2 के साथ है, आपने पहले ये निकाला, उसके बाद में इसी R1 के ऊपर हम वाटर का अटैक करेंगे। ये डिपेंड करेगा कि R1 और R2 क्या है। मतलब अगर R1 एंड R2 दोनों ही 1 डिग्री के होते हैं, R1 एंड R2 दोनों ही 1 डिग्री के होंगे तो हम यहाँ पे रिएक्शन SN2 कराएंगे। क्या कराएंगे, SN2। अब देखिए एग्जांपल ले लेते हैं हम और इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
सपोज कि आपके पास में क्वेश्चन आता है CH3O CH2CH3, ये मेरा R1 हो गया, ये R2 हो गया, और इसकी रिएक्शन हमने कराई है H+/H2O के साथ में। तो SN2 में मैंने क्या बताया था कि SN2 में न्यूक्लियोफाइल का अटैक वहां होता है जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, ठीक है ना। नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड में क्या आपको बैक साइड से अटैक करवाना है, तो यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। तो वाटर का अटैक कहाँ पे करवाना है, मतलब यहाँ पे जो वाटर होगा वो किस तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, जहां पर भीड़ कम है। तो इधर हम देखें भीड़ किसके पास कम है, यहाँ पे एक ही कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो आपका जो वाटर का अटैक होगा वो इस पे होगा। तो कह सकते हैं हम कि सबसे पहले H+ का अटैक यहाँ पे अगर हुआ होगा, ठीक है, ये H+ ने यहाँ पे अटैक किया होगा, तो आपके पास में कंडीशन क्या आएगी, O, यहाँ पे एक H आ गया होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आया होगा, यहाँ पे CH2 CH3 आया होगा, तो ये आपका बाहर निकल गया होगा एज ए लिविंग ग्रुप, और इस कार्बन के ऊपर ये क्या छोड़ के चला गया होगा, प्लस चार्ज छोड़ के चला गया होगा, ठीक है। तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ गया, CH3 प्लस CH3 CH2OH, इतना आया समझ में। अब क्या बचा, जो CH3 प्लस बचा था इस पे वाटर ने एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, तो यहाँ पे आपको आया CH3OH, OH इस पे प्लस चार्ज। अब आपका H निकल के चला जाएगा और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, CH3OH मिल जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये एक मैकेनिज्म था। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं कि दोनों में ही जो एल्कोहल बन रहा है क्या खास था, तो इसको मैं खास बनाने के लिए ऑक्सीजन पे लगा रही हूँ O18, क्या लगा रही हूँ, आइसोटोप लेबलिंग कर रही हूँ। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अब ऑप्शन क्या होगा, मतलब जो ऑक्सीजन वाटर के साथ में जो ऑक्सीजन है वो किसके पास गया होगा, क्योंकि आपके पास दोनों में ही क्या आया, OH OH आया ना। तो आपने वाटर का अटैक कहाँ पे करवाया है, आपने वाटर का अटैक CH3 के पास करवाया है, तो CH3 के पास में क्या जाएगा, 18 जाएगा। और जो ये वाला पार्ट था इसमें ये कौन सा वाला था, जो ऑलरेडी ईथर का ऑक्सीजन था जिसके पास कोई आइसोटोपिक लेबलिंग नहीं थी, वो किसके साथ गया है, इथाइल के साथ में गया है। बोलो बात समझ में आई, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए जरा। अब मैंने क्या किया है, इस क्वेश्चन में ईथर वाले ऑक्सीजन पर O18 की लेबलिंग की है ना, O18 लिखा। आपको मैकेनिज्म पता है, सबसे पहले क्या होगा, H+ का अटैक होगा, तो ये H+ यहाँ पे अटैक करेगा, तो आपके पास में क्या आने वाला है, CH3OH प्लस CH2CH3, और इस वाले ऑप्शन पे क्या लिखा हुआ था, 18। अब ये पार्ट जो होगा ये पूरा अलग निकल जाएगा अल्कोहल के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि अगेन यहाँ पे मैं देखूं तो स्टेरिक क्राउडिंग इस वाले पार्ट में ज्यादा है, इस वाले पार्ट में कम है। तो आपको ये है ना कि बार बार हमें कभी भी मैकेनिज्म के थ्रू नहीं जाना है। अब अगर आपको इतना समझ में आ गया कि इसे मुझे SN2 के थ्रू करवाना है, और SN2 के थ्रू मुझे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ करवाना है, जहाँ भीड़ कम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से क्या करूंगी, डायरेक्ट आंसर लिखूंगी कि मेरे पास में ऑक्सीजन के ऊपर जो वाटर वाला ऑक्सीजन है उसके ऊपर कोई आइसोटोपिक लेबलिंग नहीं है, मतलब जो ईथर का ऑक्सीजन वो किसके पास जाएगा, वो बड़े वाले ग्रुप के साथ में चला जाएगा। तो यहाँ पे मेरे लिए आंसर क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH2OH, और इस वाले ऑक्सीजन के पास में 18 आ जाएगा। फिर दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल जाएगा वो किसके पास जाएगा, मिथाइल वाले ग्रुप के पास में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH3OH हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखें जल्दी से, CH3O CH2PH, और रिएक्शन करवानी है हमें H+/H2O18। जल्दी से देखो क्या आंसर आने वाला है, क्या कराओगे, SN1 या SN2। आपने बोला मैम थोड़ी देर पहले कि 1 डिग्री का अगर एल्काइल है, मतलब नेचर ऑफ एल्काइल का क्या होना चाहिए, 1 डिग्री है, तो हम SN2 कराते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं हमेशा कि ये जो पार्ट है ये क्या है आपका फिनाइल, और यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो क्या करेगा, रेजोनेंस में जाएगा, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा।
और अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो SN1 रिएक्शन होगी, इसलिए यहाँ पे स्टार लगा लेना, क्योंकि हम यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, रट के बैठते हैं कि 1 डिग्री होगा तो SN2 कराएंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कोई बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है क्या, यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा भाई, तो SN1 के थ्रू होगी। और अगर रिएक्शन SN1 के थ्रू होगी तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो सबसे पहले H+ का अटैक यहाँ हुआ होगा, CH3OH बाहर हो जाएगा ये वाला, फिर H2O का अटैक होगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे होगा, मतलब 18 किसके पास जाएगा, CH2PH वाले कंपाउंड के पास जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास में जो आंसर आएगा CH3OH प्लस OH 18 CH2PH। बोले बात समझ में आई? ठीक है, एक और एग्जांपल लो जल्दी से, CH3 CH CH3 CH3 O CH2 CH3, और यहाँ पे आपको रिएक्शन करवाना है H+ H2O, और अब यहाँ पे 18 यहाँ पे रहेगा। क्या बनाओगे? अगेन आपको ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट है वो क्या है, 3 डिग्री R है, ठीक है ना। तो 3 डिग्री मतलब स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, मतलब जिस तरह से यहाँ पे आपने SN1 कराई थी और यहाँ पे भी हम क्या करवाएंगे, SN1 ही कराएंगे, और SN1 कराएंगे तो न्यूक्लियोफाइल मतलब वाटर किसके पास जाएगा, यहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, मतलब H का अटैक होने के बाद में CH3 CH2OH 18 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे CH3 CH2OH 18 बाहर हो गया, फिर वाटर ने अटैक किया होगा तो यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल बनेगा। एक बार अगर मैकेनिज्म समझ में आ जाती है तो हमें बार बार मैकेनिज्म के थ्रू नहीं जाना है, बस कॉन्सेप्ट देखना है कि रिएक्शन मतलब हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर SN1 के थ्रू भी हो सकता है और SN2 के थ्रू भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, जो भी एल्काइल ग्रुप वहां पे जुड़ा है, जैसे कि एक एल्काइल ग्रुप इधर है, एक एल्काइल ग्रुप इधर है, ठीक है। अगर मैं इसे R1 बोलूं और इसे R2 बोल देती हूँ तो ये इसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा क्या है। तो देख लेते हैं, अगर हमारे पास में R1 एंड R2 दोनों ही 1 डिग्री के हैं तो आपको SN2 के थ्रू रिएक्शन मैकेनिज्म कराना है। अगर आपके पास में R1 और R2, ठीक है ना, सपोज कि R1 3 डिग्री का है और R2 1 डिग्री का है, हो सकता है कि ये 3 डिग्री का हो R1 और R2 2 डिग्री का है, ठीक है। हो सकता है कि ये दोनों ही 3 डिग्री के हो गई। उल्टा भी हो सकता है कि ये R1 1 डिग्री का हो और R2 3 डिग्री का हो, एक ही बात होगी। तो 31, 32, 33 और 1 डिग्री का हो सकता है और ये 2 डिग्री का हो सकता है, मतलब आपके पास में R1 1 डिग्री का और R2 2 डिग्री का भी हो सकता है। अगर ये सारे केस है R1 और R2 के, तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म SN1 फॉलो करनी है। बोलो बात समझ में आई? मतलब इसको ऐसे याद रख लो, 31, 32, 33, 12 के केस में क्या कराओगे, SN1, और 1-1 के केस में क्या कराना है, SN2 कराना है। लेकिन 1-1 का केस कौन सा ध्यान रखना है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जहां बन रहा है वहां पे SN1 ही कराना है, क्योंकि वहां पे गलती होने के चांसेस पूरे रहते हैं। देखेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर जैसे सबसे छोटी रिंग वाला ईथर कौन सा होगा आपका, 3 मेंबर रिंग का, ठीक है, इपॉक्साइड। अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाती हूँ तो इसके पहले जब भी हमने हाइड्रोलाइसिस करवाया ईथर का तो आपने देखा होगा कि वो मैंने एसिड के प्रेजेंस में करवाया था, H+ लिया था। अगर आप यहाँ पे 3 मेंबर रिंग का हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो आपको एसिड की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि जो रिंग है आपकी वो 3 मेंबर रिंग है, हाईली अनस्टेबल रिंग है, और इसकी अनस्टेबिलिटी की वजह से ये विदाउट एसिड ही ब्रेक हो जाती है। थोड़ा सा आप इसको पानी पिला दो, ये ब्रेक हो जाएगी, है ना। तो जब ये ब्रेक होगी तो आपको क्या बनाना है, प्रोडक्ट होगा क्या कि ये इधर से ब्रेक होगा
H प्लस इधर अटैक करेगा, फिर इधर से दूसरी साइड से अटैक करेगा। तो आपको ये देखना है कि बनाना क्या है। वहां पे आप क्या करते थे, दोनों ग्रुप को अलग अलग एल्कोहल में चेंज करते थे। यहाँ पे भी दो तरफ OH लगेगा, लेकिन वो अलग नहीं होंगे क्योंकि ये साइक्लिक है। तो आपके पास में बन जाएगा यहाँ पे CH2OH, CH2OH। क्या नाम है भाई इसका, ग्लाइकोल। ठीक है ना, इसका कॉमन नेम क्या होता है, ग्लाइकोल। अगर मैं यहाँ पे 3 मेंबर की जगह 4 मेंबर रिंग लेती हूँ, तब ये अगर सिर्फ वाटर के केस में रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो 4 मेंबर रिंग सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस नहीं देगी। इसके लिए मुझे चाहिएगा एसिड और वाटर। ठीक है, तो ये हमेशा एसिड की प्रेजेंस में ही हाइड्रोलाइसिस करवाएगी। सिर्फ 3 मेंबर रिंग का हाइड्रोलाइसिस विदाउट एसिड हो जाएगा। कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3। इन तीनों को हटाइए, CH2OH, CH2, CH2OH बन जाएगा। बोलो बात समझ में आई। अगर आपने यहाँ पे 5 मेंबर ईथर ले लिया इस तरीके से, तब भी ये क्या करेगा, वाटर की प्रेजेंस में सिर्फ हाइड्रोलाइसिस नहीं देगा। इसके लिए भी मुझे क्या चाहिएगा, एसिड, और एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करेगा। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2OH, CH2, CH2, CH2OH। सिंपल। बोलो बात समझ में आई। तो ये बहुत ही आसान था आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइक्लिक एथर।